जो मुझे बार बार सच बोलने को विवश करता रहता है। तो हम उस भाषा की वैश्विक स्थिति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे भारत में एक क्षेत्रीय या वर्नैकुलर लैंग्वेज कहा जाता है। जब अखबार की बात करते हैं तो एक अंग्रेजी का अखबार है, बाकी सब वर्नैकुलर अखबार है। तो ऐसी भाषा जिससे अभी भारत में अपना स्थान सही ढंग से बनाना है, उसकी वैश्विक स्थिति के बारे में बात करना बहुत आसान नहीं होगा। हमें बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारी सूचनाओं के माध्यम से जाते हुए देखना पड़ेगा कि आखिर विश्व में हिंदी की स्थिति क्या है और पिछले 20-25 सालों में उस स्थिति में क्या फर्क पड़ा है। मैं ब्रिटेन में रहता हूं। ब्रिटेन में 1980-85 तक 10वीं कक्षा तक और 12वीं कक्षा तक हिंदी एक पाठ्यक्रम का रेगुलर हिस्सा थी। यहाँ हर स्कूल में, हर सरकारी स्कूल में बाकायदा हिंदी पढ़ाई जाती थी एक विषय के तौर पे। ब्रिटेन में जो भारतवासी रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रतिशत पंजाबियों का है और दूसरा गुजरातियों का है। तो जब समस्या खड़ी हुई कि विद्यार्थी नहीं मिल रहे, अध्यापक तो है, जो भारतीय मूल के लोग यहाँ रहते थे, उन्होंने सोचा कि हिंदी पढ़ के क्या मिलेगा, तो उन्होंने मदर टंग की जगह एक यूरोपियन लैंग्वेज ली जो फ्रेंच या जर्मन थी। तो उससे उनको लगा कि उनके बच्चे जब इंग्लैंड से निकल के यूरोप जाएंगे तो उन्हें नौकरियां बेहतर मिलेंगी, बिकॉज उन्हें वहां की भाषा आती होगी। अंग्रेज ने देखा कि भाई मैं अध्यापकों को तनख्वाह दे रहा हूं मगर पढ़ने वाला कोई है नहीं, तो एक नई योजना बनाई गई कि मातृभाषा पढ़ाई जाए। अब मातृभाषा जब पढ़ाई जाने लगी तो मातृभाषा में सबसे ज्यादा पंजाबी और दूसरे नंबर पे गुजराती। वैसे भारत की दो और भाषाएं भी यहाँ पढ़ाई जाती हैं, बंगाली और उर्दू, लेकिन वो यहाँ भारत की भाषाएं नहीं मानी जाती। उर्दू पाकिस्तान की लैंग्वेज है, जबान है, और बंगाली बांग्लादेश की। तो जो बांग्लादेशी यहाँ पे प्रवासी हैं ब्रिटेन में, उनकी मातृभाषा बंगाली है और जो पाकिस्तान से है उनकी उर्दू है। तो ये भाषाएं पढ़ाई जाने लगी। हिंदी स्कूलों से गायब हो गई क्योंकि हिंदी किसी की मातृभाषा है नहीं। यहाँ 0.23% लोग होंगे जो हिंदी मातृभाषा वाले लोग हैं। तो एक बहुत सिंपल तरीके से हिंदी को स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया। अब समस्या ये हुई कि अपने अगली पीढ़ी को हिंदी पढ़ाए कैसे। जिन देशों में आलू प्याज हम अंग्रेजी में खरीदते हैं, वहां हिंदी सिखाने के लिए कोई ना कोई कारण तो बच्चों को बताना पड़ेगा कि हम ये एक्स्ट्रा बर्डन आप पे डाल क्यों रहे हैं। मेरी एक बार महेश भट्ट जो फिल्म मेकर है उनसे बात हुई। मैंने उनसे पूछा था कि आप अपने सिनेमा जो बनाते हैं वो साहित्य पर केंद्रित क्यों नहीं होता, आप साहित्यकारों से क्यों नहीं कृतियां लेते। तो उन्होंने कहा, सुनो तेजेंद्र, बात यह है कि साहित्य अपनी अप्रोच में एलिटिस्ट है। साहित्य की पहली रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है कि आपको भाषा पढ़नी लिखनी आनी चाहिए, तभी आप साहित्य का आनंद उठा सकते हैं। जबकि सिनेमा के साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। सिनेमा जो है वो आम आदमी तक अपनी सादी जबान में जाता है, पहुंचता है और आम आदमी उसे समझ लेता है। तो सिनेमा के लिए बोली काफी है,
साहित्य के लिए भाषा जरूरी है। तो भाषा के तौर पे जब हम हिंदी को वैश्विक स्तर पे देखते हैं तो प्रयास दिखाई देते हैं, उपलब्धि दिखाई नहीं देती। लेकिन बोली के तौर पे विदेशों में हिंदी सिनेमा और टेलीविजन के कार्यक्रमों के माध्यम से काफी हद तक पहुंच रही है, लोगों को समझ भी आ रही है। हिंदी सिनेमा के गीतों पे गोरे लोग भी डांस करते हैं जो लोकल है यहाँ के, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो। हिंदी सिनेमा के गीत लोगों के पैर थिरकने पे मजबूर कर देते हैं। तो भाषा का जहां तक सवाल है, भाषा तो तभी आगे बढ़ेगी अगर उस भाषा को पढ़ाए जाने के लिए कोई एक रूप होगा। अब जो भाषा पढ़ाई जाती है और जो उस भाषा का साहित्य है, उन दोनों के अंदर तालमेल नहीं है। जो भाषा रूस में पढ़ाई जाती है, हिंदी फ्रांस में पढ़ाई जाती है, ब्रिटेन में पढ़ाई जाती है, उस भाषा में हिंदी साहित्य मिलना आसान बात नहीं है। हम जब भारत में साहित्य की बात करते हैं तो बहुत गर्व से कहते हैं, अरे हमारे साहित्य में बोलियों का होना बहुत जरूरी है। जब तक साहित्य में भोजपुरी का तड़का नहीं होगा, जब तक अवधी का नहीं होगा, तब तक ब्रिज का नहीं होगा, तो वो साहित्य गहरा साहित्य नहीं बनेगा। हमें बोलियों का इस्तेमाल करना है। अब समस्या ये है कि भारत में पंजाब के लोग भी हिंदी सीखते हैं और पढ़ते हैं। भारत से मलयालम के लोग भी, तमिल वाले लोग भी हिंदी पढ़ते हैं और सीखते हैं। मगर जैसे ही वो साहित्य की तरफ जाते हैं, तो जब वो रेणु का साहित्य पढ़ते हैं तो लगता है कि जो हिंदी हमें भाषा के रूप में पढ़ाई गई थी, वो हिंदी इस साहित्य से गायब क्यों है। अगर उन्हें कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा पढ़ने के लिए दे दिया जाता है, जो कि हिंदी में ब्रिज और भोजपुरी पढ़ते हैं, तो वो समझ नहीं पाते कि ये कौन सी हिंदी है जो हमें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो हिंदी ऑलमोस्ट गूढ़ पंजाबी है जो कृष्णा सोबती के जिंदगी नामा में है। तो जो भाषा हम सीखते हैं, अगर उस भाषा में उस भाषा का साहित्य उपलब्ध न हो और किसी ऐसी भाषा में हो वो जो उन्हें पढ़ाई नहीं गई भाषा के तौर पर, तो जो अर्चना ने कहा कि संस्कृत वाली हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, उर्दू वाली हिंदी और इंग्लिश, ये तीन चीजें भारतीय मूल के लोगों के लिए अपनी भाषा हो सकते हैं। मगर जो व्यक्ति हिंदी एक भाषा के तौर पे सीख रहा है विदेश में, उसे ऐसा साहित्य उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी होगी जिसमें उसी भाषा का इस्तेमाल किया गया हो जो भाषा सिखाई जाती है। अब ये एक और समस्या है कि हमारे यहाँ कितने साहित्यकार ऐसे हैं जो उस भाषा में साहित्य लिखते हैं जो भाषा विदेशी स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है। भाई किसी का माइक ऑन है, वो डिस्टर्बेंस कर रहा है, जिसका भी माइक ऑन है वो माइक बंद कर दे। जो भी व्यक्ति अपना माइक ऑन कर रहा है उसे बंद कर दे। तो ये मनीषा सोनल जी हैं, मनीषा सोनल जी, आप प्लीज बंद कर लीजिए अपना माइक, बनाए को म्यूट कर दीजिए, इनको प्रवासियों को म्यूट कर दीजिए। जी बोलिए सर, बोलिए बोलिए। वो बीच बीच में आ रहा है, नंबर यू हैव डायल्ड इज बिजी, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एनीहाउ, तो अब बात होती है कि जो भारतीय मूल के लोग प्रवास में रह रहे हैं, वो जब साहित्य रचते हैं तो उनके साहित्य की भी कोई सीधा तरीका नहीं है कि वो आए और आके लिखना शुरू कर दिया। उसमें तीन अलग अलग स्टेजेस होती हैं कि जो पहले आके भारतीय ब्रिटेन में, यूरोप में या कनाडा में या अमेरिका में रहता है, तो वो अपने जन्मभूमि को मिस करता है।
तो उसके जो थीम होते हैं, उसकी जो सोच होती है, वो नेचुरली नॉस्टैल्जिक होती है। वो अपने ही देश के बारे में जिसे छोड़ के आया है उसके बारे में लिखना शुरू करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने अपनाए हुए देश को एक विदेशी की तरह देखना शुरू करता है। तो जैसे निर्मल वर्मा का जो लेखन है वो इंग्लैंड को, यूरोप को एक बाहरी व्यक्ति की तरह से देख रहे हैं और उनके लेखन से एक सूचना मिलती है कि विदेश का जीवन कैसा है, ब्रिटेन कैसा है, अमेरिका कैसा है, यूरोप कैसा है। उसके बाद जो तीसरी स्टेज आती है उसमें हम अपने अपनाए गए देश के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। फिर वहां की समस्याएं हमें अपनी समस्याएं लगती हैं, फिर वहां का जीवन हमें अपना जीवन लगता है और हम वहां के जीवन के बारे में ठीक वैसे ही लिखते हैं जैसे कोई अंग्रेज अंग्रेजी में लिख रहा हो। भाषा हिंदी होती है मगर सरोकार बदल जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ये ग्रोथ अगर किसी साहित्यकार में नहीं होगी तो वो सही मायने में हिंदी साहित्य में कुछ नया जोड़ नहीं पाएगा। अगर मैं ब्रिटेन में रह के भारतीय सरोकारों के बारे में लिख रहा हूं तो मैं हिंदी साहित्य को कुछ नया नहीं दे रहा। मैं हिंदी साहित्य को अगर नया देना चाहता हूं तो मुझे अपने सरोकार बदलने होंगे, मुझे अपने अपनाए हुए देश की समस्याओं को समझ के उन समस्याओं को, उन मुद्दों को, उन संघर्षों को अपने लेखन में लाना होगा। जो भी वो नए सरोकार हैं, पीछे मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि तेजेंद्र भाई, आप जो कहानी लिखते हैं उसमें सरोकार ब्रिटेन के हैं, मैं तो कभी ब्रिटेन में आके बसने वाला हूं नहीं, तो मैं आपकी कहानियां क्यों पढूं? तो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई। मुझे लगा कि मैं तो कभी भगवान राम से मिलने वाला हूं नहीं, ना तुलसीदास से, तो मैं कल को कह सकता हूं मैं रामचरितमानस क्यों पढूं? मैं ना कभी वाल्मीकि से मिलने वाला हूं तो मैं रामायण क्यों पढूं? भाई, हम पढ़ते इसलिए हैं कि पढ़ने के साथ हमारी जानकारी, हमारा ज्ञान बढ़ता है। हमने जो फिजिक्स पढ़ी थी अपने स्कूल में या केमिस्ट्री पढ़ी थी, उसने मेरे व्यक्तित्व का विकास किया। मैंने उसका इस्तेमाल अपने रोजमर्रा के जीवन में किया नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जो मैंने पढ़ाई की थी वो वेस्ट हो गई। मैं एमए अंग्रेजी की, काम एयर इंडिया में किया, उसके बाद यहाँ आके रेलवेज ज्वाइन कर ली इंग्लैंड में, बीच में बीबीसी में न्यूज सर्विस में समाचार वाचन भी किया। लेकिन इन नौकरियों का मेरे एमए अंग्रेजी से कुछ डायरेक्ट लेना देना नहीं था। तो ये सवाल मेरे मन में उठे कि भाई, मैंने तो अपनी पूरी पढ़ाई वेस्ट कर दी। ऐसा होता नहीं है। हम जितना भी ज्ञान अर्जित करते हैं साहित्य के माध्यम से, जब हम एक नई दुनिया के बारे में जानते हैं तो वो नई दुनिया हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है। तो हमें एक प्रवासी साहित्यकार के तौर पे इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा नया दें अपने पाठकों को कि जिससे उन्हें लगे कि हमें पढ़ना कहीं कुछ उनके व्यक्तित्व को बढ़ावा दे गया। हम सोचते हैं कि व्यापार की भाषा हिंदी हो सकती है। दरअसल हिंदी व्यापार की भाषा नहीं है। सारा व्यापार अंग्रेजी में ही होता है। भारत की सारी बैंकिंग भी अंग्रेजी में होती है, सारी मिनिस्ट्रीज का काम भी अंग्रेजी में होता है। तो जो व्यक्ति यहाँ से हिंदी स्लैंग सीख के जाता है, जैसे शैलजा ने कहा, वो स्लैंग उसके व्यापार का डायरेक्ट कनेक्टेड भाषा नहीं है। वो उस भाषा के जरिए उस देश के लोगों से थोड़ा मिलना चाहता है। तो फिर वही बात हो जाती है कि उसने हिंदी भाषा नहीं सीखी, उसने हिंदी बोली सीखी। तो बोली के तौर पे हिंदी को विश्व में स्थापना मिल रही है,
भाषा के तौर पे मान्यता के लिए ये बहुत जरूरी होगा कि पहले भाषा हम अपनी अगली पीढ़ी तक तो पहुंचाएं। देखिए, जो प्रवासी साहित्य है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, जिसमें यूरोप, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका आते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग साहित्यकार हैं वो पहली पीढ़ी के प्रवासी हैं। हमें अभी भी उस व्यक्ति की प्रतीक्षा है जिसका जन्म ब्रिटेन में या अमेरिका में हुआ हो या कनाडा में हुआ हो या यूरोप में हुआ हो और वो हिंदी साहित्य की रचना कर रहा हो। जब वो स्थिति आएगी कि इन देशों में पैदा हुआ व्यक्ति ऐसे साहित्य की रचना कर रहा है जिसे हम हिंदी साहित्य कह सके, तो शायद हिंदी वैश्विक स्तर पर एक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने की तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। जो उद्देश्य है, जो एम है, वो तो ये है कि कल को जब एक चाइनीज और एक फ्रेंच आपस में मिले और वो आपस में हिंदी में बात करें, ये सपना लेके अगर मैं चलूंगा तो ऐसी वैश्विक हिंदी मैं चाहता हूं, ऐसी वैश्विक हिंदी मैं स्थापित करना चाहता हूं कि जब दो अलग विदेशी मिले तो उनकी कांटेक्ट की भाषा अंग्रेजी ना होकर हिंदी हो। अगर ऐसा भारत में संभव हो जाए कि जब एक साउथ इंडियन एक बॉम्बेआइट से मिले तो दोनों हिंदी में बात करें और अंग्रेजी में ना करें, जब ये चीज हम भारत में स्थापित कर देंगे कि हमारी जो लिंक लैंग्वेज है, जो आपस में बातचीत करने की भाषा है साउथ और नॉर्थ की, वो केवल और केवल हिंदी है, तभी हम इसको आगे ले जा पाएंगे कि हम ऐसी भाषा स्थापित करें विदेशों में जिसमें के दूसरे विदेशी लोग भी हिंदी की इंपॉर्टेंस को समझें। हमारी समस्या ये है कि हमें भारत का प्रवासी दिवस अंग्रेजी में मनाना है, मगर हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाना है। ये जो विडंबना है, ये हिंदी को डेवलप करने में, उसकी प्रोग्रेस में, उसकी प्रगति में, उन्नति में काफी बड़ी बाधक है। जब हम हिंदी को भारत की संसद की पहली भाषा बना देंगे और अंग्रेजी में उसका अनुवाद होगा। अभी क्या होता है, सारी बातचीत अंग्रेजी में नोट की जाती है और अनुवाद करके उसे एक गोडाउन में छोड़ दिया जाता है, उसका कोई खास मतलब नहीं होता, क्योंकि अनुवादक की नौकरी दी हुई है तो अनुवादक का काम है अनुवाद करना। तो ये जो समस्या है, जब तक हिंदी को सही स्थान भारत में नहीं मिलेगा तब तक हम उसके वैश्विक स्वरूप की ना तो कल्पना कर सकते हैं, ना ही ये सच्ची सोच कर सकते हैं कि कल को हिंदी विदेशों में अपनी एक वैश्विक पहचान बनाएगी। हमें सिनेमा के गीतों का बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि हमारी अगली पीढ़ी चाहे उन गीतों का अर्थ पूरी तरह से समझे या न समझे, जितना भी समझती है वो उन गीतों को गुनगुनाती है, वो उन गीतों के साथ रहती है। तो साहित्य की तो सीमा यही है कि फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट, पहली पीढ़ी के प्रवासी आपस में जो काम कर रहे हैं वो हिंदी में कर रहे हैं, आपस में, सिर्फ आपस में, ऑफिस में नहीं, अदरवाइज नहीं। और दूसरी बात यह है कि भारतीय मूल के जो लेखक विदेशों में रहते हैं वो केवल लेखक बन के रह नहीं सकते। जैसे शैलजा ने बहुत अच्छी तरह से पॉइंट आउट किया कि हम सब संस्थाएं बनाते हैं, हम सब पत्रिकाएं बनाते हैं, हम सब ऐसे कार्यक्रम करते हैं जो हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और हिंदी संस्कृति के लिए जरूरी है। तो हमें बहुत सारे किरदार इकट्ठे निभाने पड़ते हैं। वो किरदार केवल और केवल साहित्यकार के नहीं हो सकते। यहाँ भारत में उदय प्रकाश से कोई नहीं पूछता आप कहानी लिखने के अलावा हिंदी के लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ संजीव से कोई नहीं पूछता आप कहानी लिखने के अलावा हिंदी में क्या कर रहे हैं।
मगर भारत के तमाम लोग हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम न केवल हिंदी साहित्य की रचना करें, हम साथ ही साथ हिंदी के लिए गतिविधियां जारी रखें, गतिविधियां यहाँ करें अपने अपने मुल्क में, जिससे कि हिंदी दूसरे देशों में स्थापित हो सके। तो हम इस बात को अपनी भाई यार, ये कोई बहुत शोर मचा रहे हैं लोग, इनको कहिए प्लीज, जो भी है ये। तो मनीषा सोनेल जी अपने को म्यूट कर लीजिए, उनको म्यूट कर दीजिए। नहीं होगा मनीषा जी, आप कर दीजिए ना म्यूट। वो अच्छा तो थोड़ा थोड़ा आगे कर दीजिए। अंकिता, हाँ जी, अंकिता म्यूट करो इनको, मनीषा जी को प्लीज। चले जाते हैं। जी सर, कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। हाँ, डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, क्या बताएं। वो लगता है ढक्कन निकलती ये मनीषा ये दोनों बीच में डिस्टर्ब करे प्लीज, बहुत ही गंभीर वक्तव्य चल रहे हैं। मैं सभी प्रतिभागियों से कहना चाहूंगी प्लीज थोड़ा सा आप लोग ये जो वेब संगोष्ठी का अनुशासन है इसको बनाए रखिए। बीच बीच में आप लोग बिल्कुल किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न मत करिए। बहुत ही गंभीर और रोचक वक्तव्य चल रहे हैं, तो सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है। जी तो हाँ, मैं करता हूँ जारी रखते हुए, इसीलिए मैंने जो हम लोगों से अपेक्षाएं की जाती हैं, मैंने हिंदी साहित्य और हिंदी सिनेमा को जोड़कर कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जैसे कनाडा में भी जब मैं गया था, तो जहां मैंने एक तरफ हिंदी कहानी की कार्यशाला की, तो वहीं साथ ही साथ मैंने एक पूरा कार्यक्रम शैलेंद्र के गीतों पे किया, जो वहां की एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी के बड़े से हॉल में रखा गया था। मैंने वहां जब वहां के एक टेलीविजन पे एटीएन एक टीवी है, उनके जो मालिक हैं उन्होंने मेरे से बातचीत की, लेकिन उन्होंने बातचीत अंग्रेजी में की। उन्होंने कहा कि हमारा टेलीविजन चैनल जो अंग्रेजी वाला है उसकी पहुंच ज्यादा है। तो हमने भारतीय हिंदी सिनेमा के बारे में अंग्रेजी में बातचीत की वहां बैठ के। बात यह है कि जो हमारा हिंदी सिनेमा है उसकी पहुंच बहुत गहरी और बहुत दूर तक है। यहां तक कि जब जर्मनी के राजदूत भारत में आते हैं तो वो उनकी पत्नी और सलमान खुर्शीद मिलके एक शाहरुख खान की फिल्म के गाने पे एक्टिंग करते हैं, उसकी पूरी शूटिंग होती है। भारतीय लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए जर्मनी के एम्बेसडर शाहरुख खान के उस गाने पे कल हो ना हो, उस पे वो बाकायदा पति पत्नी शाहरुख खान और प्रीति जिंटा का रोल कर रहे हैं और सैफ अली खान का रोल सलमान खुर्शीद कर रहे हैं। वो पूरे का पूरा वीडियो बना के वो हम लोगों तक पहुंचते हैं। वो कश्मीर में ऐसा प्रोग्राम कराते हैं जो सारे भारतीयों तक पहुंचे, भारतीय संस्कृति का प्रोग्राम। तो जो विदेशी है वो भारत की भाषा के महत्व को समझ रहे हैं, लेकिन हमें एक ऐसा कार्यक्रम बनाना है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि हम ऐसी भाषा पूरी दुनिया को दिखा सकें कि देखिए, आप अगर ये भाषा सीख के भारत में आएंगे और इस भाषा से भारत में बात करेंगे तो आपका मजाक नहीं उड़ेगा। अब देखिए, हमने रशिया के विद्यार्थी को बताया कि आई का मतलब है नेत्र, तो अगर वो आके भारत में नेत्र कहता है और हम उसकी तरफ देखते हैं कि ये कौन से ग्रह से आ गया, क्योंकि हमने तो नेत्र शब्द का इस्तेमाल कब से नहीं किया, तो ये हमें जरूरत है कि हम एक ऐसी भाषा बनाएं। सत्यकेतु भाई ने कहा कि अंग्रेजी भी अलग अलग है। ऐसा होता है कि अंग्रेजी अलग बोलने के लेवल पे है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं उसके अंदर एक स्थानीय टच है बोलने में। सलमान रश्दी भी वही अंग्रेजी लिखता है जो ऑस्ट्रेलिया का राइटर लिखता है, जो वेस्ट इंडीज का राइटर लिखता है। उनकी भाषा लिखने वाली जो है अंग्रेजी की एक ही है। जो स्कॉटलैंड वाला है वो बोलता अलग एक्सेंट में है लेकिन लिखता वही अंग्रेजी है, जो अंग्रेजी अंग्रेजी है। तो हमारी लिखी हुई भाषा जो है वही हो जो हमारी बोलने वाली भाषा है,
इसकी तरफ बहुत काम करना जरूरी है, क्योंकि हम जो भाषा आपस में बोलते हैं वो एकदम दूसरी होती है और जो भाषा लिखते हैं वो एकदम दूसरी हो जाती है। तो अगर किसी भी भाषा को वैश्विक स्तर पे स्थापित करना है तो ये बीच के जो लूज एंड्स हैं उनको खत्म करना होगा। अगर जापानीज जापान में बोली जाए और अमेरिका में बोली जाए वो सेम हो, मैंडरिन सेम हो, तो उनके यहाँ कोई घालमेल नहीं होता। हमारे यहाँ ये हो जाता है। लेकिन जब तक हम समस्या को समझेंगे नहीं, अगर हम समस्या को समझने की बजाय उसके सामने तर्क रख देने जी हम तो ठीक है, अगर हम ठीक होते तो आज हम इस विषय पे बात नहीं कर रहे होते। हम इस विषय पे बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हिंदी वैश्विक स्तर पर पहुंच जाए, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा। ये हमें मानना होगा कि कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा और हमें कुछ ऐसा करना है कि सब कुछ ठीक हो जाए। आप देखिए, साहित्य में एक बहुत अच्छा सिस्टम है, आपको जिस वजह से जो चीज अच्छी लग रही है मैं उसी वजह से उसको खराब कह सकता हूं। और ये भोजन में भी होता है कि मैं रमा जी के घर जाऊं अपने बेटे के साथ, रमा जी खाना खिलाएं और मैं कहूं रमा जी खाना बहुत टेस्टी है, इसमें अदरक का बड़ा अच्छा स्वाद आ रहा है, और मेरा बेटा खाना खाए और वो कहे रमा जी क्या आपने अदरक का खाना बनाया है, मैं तो खाने आया था चिकन और आप खिला रही हैं मुझे अदरक। तो एक ही चीज जिसके लिए हम साहित्य की तारीफ करते हैं, साहित्य का आलोचक उसी चीज के लिए उसकी बुराई कर सकता है। तर्क, वितर्क और कुतर्क साहित्य में चलते हैं, लेकिन समस्या को समझ लेना और फिर ये सोचना कि वैश्विक लेवल पे जब हम किसी चीज की बात कर रहे हैं तो हमें रीजनल लेवल से ऊपर उठना जरूरी है। तभी और तभी हम समझ पाएंगे कि हिंदी को वैश्विक कैसे बनाया जाए। हम सब अपने अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, हम सब मंदिरों के स्तर पे अब हिंदी पढ़ा रहे हैं, हम सब एग्जाम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे मित्र हैं पद्मेश गुप्त, उनकी यूके हिंदी समिति है जो एग्जाम करवाती है, लेकिन समस्या ये है कि उन एग्जाम्स का क्या कोई वैल्यू है, क्योंकि वो कहीं किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए नहीं है। पद्मेश गुप्त ने यहाँ हिंदी का बहुत काम किया। उन्होंने पहले पुरवाई पत्रिका चलाई जो आजकल मैं ऑनलाइन डिजिटल मैगजीन के तौर पे अभी भी चला रहा हूं, जिसमें भारत और पूरे विश्व से आए लोगों का साहित्य छपता है www.purvai.com के नाम से। तो मेरा कहना यह है कि अगर जो काम यहाँ हो रहा है, आजकल इंदु बैरट ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं हिंदी, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो संस्कृत भी पढ़ा रही हैं, लेकिन अगर केंद्रीय हिंदी संस्थान या भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसे लोगों के साथ मिलके कहे कि आप हिंदी का ये सिलेबस लेके एग्जाम लीजिए बच्चों का, डिप्लोमा हम देंगे, वो हमारी यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा होगा। अब मैंने ही यहाँ पढ़ाया, मैंने ही यहाँ एग्जाम लिया, मैंने ही अपनी संस्था का एक सर्टिफिकेट दे दिया, उससे उस विद्यार्थी को कोई फायदा नहीं होता। फायदा तभी होगा जब वो मेहनत करे और उसके सामने हो कि अगर मैंने ये एग्जाम पास कर लिया तो मुझे भारत की किसी यूनिवर्सिटी से, भारत के किसी संस्थान से कोई ना कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। इस तरफ काम करने की बहुत जरूरत है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, रमा जी आपका खास तौर पे, भाई सत्यकेतु का, और मैं शैलजा और अर्चना पेनुली के वक्तव्य सुन के बहुत खुशी हुई। और महेंद्र, तुम जब भी कहोगे बेटा हम आते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए और आप सबको ढेर सा आशीर्वाद और प्यार। थैंक यू। तेजेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल है आप जी जी जी, बहुत, अगर अनुमति हो रमा जी की और संयोजक की। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सबसे कहते जी जी, एक बहुत जल्दी में एक छोटा सा सवाल ये है, कई बार आपसे इस बारे में चर्चा भी हो चुकी है, आप अपने वक्तव्य में इस बात को लाकर बीच में रखते हैं कि पहली पीढ़ी का प्रवासी, दूसरी पीढ़ी का प्रवासी, तीसरी पीढ़ी का प्रवासी।
मेरा सवाल यह है कि क्या प्रवासी में भी पहली और दूसरी पीढ़ी हो सकती है? अगर कोई लेखक प्रवासी है, ब्रिटेन में हिंदी में कहानियां, उपन्यास, साहित्य की रचना कर रहा है, उसका बेटा भी, उसकी संतान क्या प्रवासी कहलाएगी या उस देश की वासी कहलाएगी? मैं सॉरी अभिमन्यु अनंत मॉरिशस में प्रवासी साहित्यकार है या मॉरिशस में रहकर हिंदी में रचना करने वाले साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं? उनके पुरखे गए थे, वो प्रवासी साहित्यकार नहीं है। तो प्रवासी साहित्यकार एक ही पीढ़ी का होता है। इस प्रवासी को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन, भारत में तो प्रवासी मजदूर कह दिया जाता है। एक प्रदेश से कोई दूसरे प्रदेश में जाकर काम करता है, उसको प्रवासी कहते हैं। अब आप सवाल खत्म हो गया, आप लेक्चर दे रहे हैं। जी बंद करिए, आपका सवाल जो था वो खत्म हो गया। अब आपके सवाल का जवाब देते हैं। गुस्सा नहीं होइए, सवाल ये है कि प्रवासी केवल एक पीढ़ी का हो सकता है। आपका कोई भी लेखक की संतान उस देश का वासी होगा, वो प्रवासी नहीं होगा। वो ब्रिटेन का लेखक होगा जो हिंदी में लिख सकता है, वो प्रवासी नहीं कहलाएगा। मेरी दृष्टि में आपकी बात सुन ली हमने, अब आपको जवाब देते हैं। जी जी जी। मॉरिशस का लेखन अभिमन्यु अनंत और उसके बाद का जितना है, मैं उसको प्रवासी लेखन नहीं कहता। जी बिल्कुल। वो गिरमिटिया साहित्य कहलाता था। वो एग्रीमेंट के तहत लोग गए थे, उनकी औलादें लिख रही हैं। जो अभिमन्यु अनंत ने लिखा, जो राज हीरामन लिख रहा है, जो धुरंधर लिख रहे हैं, वो मॉरिशस का हिंदी साहित्य है। जी, मेरा ये कहना है। जब मैं कहता हूं कि प्रवासी साहित्य शब्द ही गलत है, इसलिए कि भारत में प्रवासी साहित्य अभिमन्यु अनंत के नाम से शुरू किया गया। जी। एकेडमिशियंस ने किया, यूनिवर्सिटीज में पेपर्स बने, उनको बनाया गया। तो ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं सबके सामने, मैं उनको प्रवासी साहित्यकार नहीं मानता। दूसरी बात, आज का विषय है वैश्विक हिंदी। जी। मेरा कहना यह है कि हिंदी वैश्विक तब बनेगी जब हमारे प्रवासियों का जो अगली पीढ़ी है, जी, उनमें जो पैदा हुआ है, जब वो हिंदी साहित्य लिखेगा, जी, तब हिंदी वैश्विक बनेगी। उससे पहले तो मैं भारत से उठ के यहाँ आया हूं। मेरी तो बदकिस्मती ये है कि मेरे प्रवासी होते ही जो 3 कहानी संग्रह भारत में रहते हुए लिखे और वाणी प्रकाशन द्वारा छपे, वो तीनों भी प्रवासी हो गए क्योंकि मैं प्रवासी हो गया। तो ये तो एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक वैश्विक हिंदी आज का विषय है, आज का विषय प्रवासी साहित्य बिल्कुल नहीं है जी। इसीलिए घालमेल हो गया कि बात ही दूसरी शुरू कर दी गई। मैं खाली ये कह रहा हूं, अगर हिंदी को वैश्विक बनाना है, वो तब तक नहीं बनेगी जब तक हमारी दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी हिंदी लिखेगी नहीं। हिंदी का लिखना जरूरी है अगर भाषा के तौर पे होना है। बोली तो है ही, चलती रहेगी। जी, उसके लिए दूसरी तीसरी पीढ़ी की आवश्यकता नहीं है। तेजेंद्र शर्मा जी 80-90 के दशक में ब्रिटेन गए थे, उसके बाद भी कोई आदमी यहाँ से जाता रहेगा और लिखता रहेगा, तो उसके लिए प्रवासी साहित्य की आवश्यकता है और वो प्रवासी साहित्यकार कहलाएगा। यह कोई नहीं दबाव डाल सकता है कि कोई व्यक्ति की संतान भी किसी भाषा में लिखे, जिस भाषा में उसके पिता लिख रहे हो, या किसी तरह का दबाव नहीं है। तो साहित्य की चीजें तो अपने आप चलती रहेंगी। मेरा केवल प्रश्न यही था कि प्रवासी केवल एक पीढ़ी का होता है, दूसरी। अब आपने तो दूसरी बात कही है, वो एक अलग मुद्दा है। क्या है कि नहीं, आपने कहा कि प्रवासी आते रहेंगे, तो इसका जवाब जरूर देना है। रमा जी, एक छोटा सा जवाब, आधे मिनट का। तेजेंद्र जी, सत्यकेतु जी, तेजेंद्र जी, अगर बात बिल्कुल सही है कि आज वैश्विक हिंदी पर हमें बातचीत करनी थी, अगर तेजेंद्र जी की सहमति बनेगी तो आने वाले समय में हम जरूर प्रवासी साहित्य पर एक गंभीर विषय बनाकर उस पर गंभीर चिंतन हम अवश्य करेंगे। तो क्योंकि आज विषय हमारा वैश्विक हिंदी है, हम लोग के काफी प्रतिभागी इसमें जुड़े हुए हैं वैश्विक हिंदी पर सुनने के लिए। मुझे लगता है प्रवासी वाले विषय को हम भविष्य के लिए छोड़ते हैं, भविष्य पर हम जरूर एक अच्छा विषय रखेंगे। लेकिन तेजेंद्र जी से मैं विशेष अनुरोध करना चाहूंगी कि आप जितनी भी घोषणा कर दीजिए कि मैं किसी वेबिनार में भाग नहीं लूंगा, मैं किसी फेसबुक लाइव में भाग नहीं लूंगा, लेकिन आज जिस तरह से आपने बहुत बड़ा काम किया है, सबको दिखाई दे रहा है कि आपके हाथ में थोड़ा सा चोट भी है, आपका हाथ जो है
थोड़ा सा हमें ठीक नहीं लग रहा है, तब भी आपने इस कार्यक्रम के लिए अपनी सहमति दी। तो तेजेंद्र जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि हम लोग जब भी कार्यक्रम करें, खास तौर पे हंसराज कॉलेज, चाहे हम वेबिनार करें, चाहे हम फेसबुक लाइव करें, तो कम से कम आप हमें मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो इसलिए आपने देखा, आपको मना कर ही नहीं पाया। एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ मैम। महेंद्र, एक सेकेंड बस, आने वाले समय पर हम प्रवासी साहित्य पर अवश्य ही किसी गंभीर विषय पर चिंतन अवश्य करेंगे। जी बताओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही है कि तेजेंद्र जी का जो लेखन का जो आरंभिक समय है जिससे उनको पहचान मिली, वो बिल्कुल निश्चित रूप से वो भारत में थे तभी उनको बहुत अच्छे प्रकाशकों ने छापा। और ये बात नोट किया जाए कि सत्यकेतु सांकृत सर के ही मतलब कि एक तरीके से बातचीत पर, सामग्री इकट्ठा करने पर और उनको ले आकर के गोपाल राय जी तक पहुंचाने पर, गोपाल राय ने हिंदी साहित्य की कहानी के इतिहास में लिखा कि किंदर शर्मा जो है वो हिंदी के साहित्यकार हैं, वो हिंदी कथाकार हैं, वो फारसी कथाकार नहीं है। और हम सब मानते हैं सर कि हिंदी के कथाकार हैं। हंस का कार्यक्रम मुझे है, जब आप सिर्फ वहां पे सुनने के लिए आए थे और आपको मंच पे बुलाया, और हंस ने आपको मंच पे बुला लिया था। और मुझे लगता है कि डॉक्टर गोपाल राय को के लिखने के बाद कि आप हिंदी के साहित्यकार हैं, इस पर कोई बहस बस्ती नहीं है। और मैंने देखा है कि किस तरीके से आपकी कहानियों को सत्यकेतु सर ने खोज करके पहुंचाया था गोपाल राय जी के पास। तो निश्चित रूप से ये हम मानते हैं कि आप जो है हिंदी के कलाकार हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। खैर, मैं एक बार फिर से शुभम भाई को बुलाता हूँ, वो आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आदरणीय तेजेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सही कहा कि हिंदी को जब तक हम संसद की भाषा नहीं बना देंगे और उसका अनुवाद अंग्रेजी में नहीं होगा, तब तक हिंदी के वैश्विक हित पर बात करना बेमानी होगी। इस रूप में आपने आलोचनात्मक व रचनात्मक दृष्टिकोण हिंदी को लेकर प्रस्तुत किया। अब मैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर चलता हूं और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय रमा मैम का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे मंच संचालित करने का। और अब मैं आभार ज्ञापन के लिए आदरणीय डॉक्टर प्रभांशु सर को आमंत्रित करता हूँ और सभी प्रतिभागियों और वक्ताओं के लिए आभार ज्ञापन करेंगे। डॉक्टर प्रभांशु सर। शुभम भाई, बस मैं 1 मिनट मैं कह रहा हूँ कि अगर रमा जी कुछ भी बोलना चाहती हैं 1 मिनट के लिए, वो जो संयोजक है मैम, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। जरूर मैम। धन्यवाद ज्ञापन से पहले सत्यकेतु जी या रमा मैम कुछ भी बोलना चाहें, क्योंकि आप दोनों लोग मुख्य संयोजक हैं। तो मैंने बोल दिया रमा जी। नहीं, काफी समय हो चुका है, वैसे तो धन्यवाद ज्ञापन करवा दो बस। ठीक है काफी चर्चा हो चुकी है, धन्यवाद ज्ञापन करवा दो। ठीक है मैम, ठीक, थैंक यू। आए प्रभांशु भाई, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लगभग 250 से अधिक लोग हमारे साथ गूगल मीट से जुड़े। इसके अलावा 2500 लोग फेसबुक पर अब तक वीडियो देख चुके हैं, लगभग 1500 लोगों का कमेंट आ गया है। ये चर्चा फिर आगे और विस्तारित रूप में हो, ये हमारा निवेदन भी रहेगा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सबसे पहले तो कार्यक्रम के जो दोनों संयोजक हैं, प्रोफेसर रमा मैम हंसराज महाविद्यालय की तरफ से, अंबेडकर विश्वविद्यालय से आदरणीय सत्यकेतु सर, आप दोनों का बहुत आभार। और चिरपरिचित हम सबके बहुत प्रिय हंसराज महाविद्यालय में प्राध्यापक कवि डॉक्टर महेंद्र सर का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जो इस कार्यक्रम के सह संयोजक हैं। इसके अलावा कार्यक्रम के हमारे तीनों वक्ताओं ने जिस तरीके से विषय की रूपरेखा प्रस्तुत की, विषय पर अपने विचार व्यक्त किए और श्रोताओं के जिस तरीके से कमेंट आ रहे हैं, चाहे वो तेजेंद्र सर हो, शैलजा मैम हो, अर्चना जी हो, आप तीनों लोगों का विशेष मैं आभार व्यक्त करता हूं। लंदन से, कनाडा से, डेनमार्क से आप तीनों लोग जुड़े और वैश्विक हिंदी के तमाम पहलुओं पर आपने अपने विचार रखे। बहुत बहुत आभार हंसराज महाविद्यालय की ओर से, अंबेडकर विश्वविद्यालय की ओर से, जितने भी प्रतिभागी मैं देख रहा हूं, देश विदेश के तमाम प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इनमें तमाम असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन सबका भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। और एक निवेदन भी है कि जो ई सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसका लिंक फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया गया है चैट बॉक्स में, आप वहीं से भर लें, क्योंकि इतने प्रतिभागियों को अलग से नहीं भेजा जा सकता है। इसके बारे में आप अलग से कॉल ना करें, लिंक शेयर कर दिया गया है, फेसबुक पेज पर भी शेयर कर दिया गया है, यहाँ भी लिंक शेयर कर दिया गया है। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से मुकेश गर्ग सर भी जुड़े हुए हैं,
बहुत ही वरिष्ठ प्राध्यापक हैं सर। सर श्रोता के रूप में जुड़े सर का भी आभार व्यक्त करता हूं। और एक छोटी सी सूचना भी है, 30 तारीख को प्रोफेसर मुकेश गर्ग सर का व्याख्यान है, रीतिकाल मुखर होती स्त्री का दस्तावेज। इस विषय पर सर का व्याख्यान रहेगा, जिसका लिंक आज शेयर कर दिया जाएगा। तो जितने भी लोग इच्छुक हैं वो एक अच्छी परिचर्चा से जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम के संचालक शुभम का, महेंद्र सर का, पूरी टीम का पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं। हंसराज महाविद्यालय परिवार और अंबेडकर विश्वविद्यालय की ओर से ढेर सारा स्नेह। फिर मिलेंगे जल्द। हेलो। हाँ जी हेलो प्रभाषु जी, आप सुन रहे हैं?